आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर विजय गोसाई, डॉक्टर नवदीप जोशी जी और डॉक्टर रमेश कुमार जी और श्री हर्ष शुक्ला जी और डॉक्टर मंजुनाथ जी आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। अब मैं मंगलाचरण के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हर्ष शुक्ला जी को। हर्ष शुक्ला जी। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ओम। धन्यवाद श्री हर्ष शुक्ला जी। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे जो सभी के प्रेरणा स्रोत हैं श्री राहुल आर्या जी को, जो कि फाउंडर है महर्षि दयानंद योग एकेडमी के, जो कि नवंबर 2021 से यह निःशुल्क रूप से यह एकेडमी जो हमारी चलाई जा रही है। ये नेट जेआरएफ की कोचिंग होती है यहाँ पर और इसके फाउंडर श्री राहुल आर्या जी हैं और इस एकेडमी से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लाभान्वित हुए हैं और पिछले साल से ही पीएचडी की क्लासेस भी निःशुल्क रूप से चलाई जा रही हैं। और राहुल आर्या जी पीएचडी स्कॉलर हैं एस व्यासा के बैंगलोर से और गोल्ड मेडलिस्ट रहे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से और उन्होंने वहां से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राहुल आर्या जी को। थैंक यू पुष्पा मैम। सभी को नमस्ते। पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी धीरे से आके खोल लें। सभी को सादर प्रणाम। उपस्थित गुरुजनों को हार्दिक मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो मेरे निवेदन पे आए। मुख्य रूप से हमारे एसवीआईसा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर मंजुनाथ सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर जी प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए। डॉक्टर रमेश सर, जो हमारे बाकी तो हमारे सभी गुरुजन रहे हैं, ये यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजन हैं। मंजुनाथ सर एसवीआईसा के हमारे गुरुजन, हटियोग के महाविद्वान, संस्कृत के महाविद्वान। डॉक्टर रमेश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर एलबीएस यूनिवर्सिटी से, हमारे हटियोग के टीचर, गोल्ड मेडलिस्ट। डॉक्टर नवदीप जोशी हमारे एनाटॉमी के टीचर और डॉक्टर विजय गुसाई सर हमारे साइकोलॉजी एंड रिसर्च के टीचर एंड श्री हर्ष शुक्ला सर हमारे बड़े भाई और हमारे गुरुजन हैं, जो जिनकी वजह से मैंने संस्कृत शुरू की। बाकी कई लोगों के मन में जो डाउट्स है वो हर सर से क्लियर कर लेना कि हम पहले कैसे थे आज कैसे हैं, तो आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं पुष्पा जी से मैं एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहूंगा आपको पीएचडी क्लास का, उसके बाद एक एक करके सभी हमारे गुरुजनों को मौका देंगे जो हमें सबको आशीर्वाद दें। तो ये जो पीएचडी क्लास है ये हमारा सेकंड बैच है और आप सभी पहले से हमारे साथ जुड़े आ रहे हैं। नवंबर 2020 से हमने नेट जेआरएफ की क्लासेस एलबीएस यूनिवर्सिटी में हमारे जो गुरुजी हैं हमारे श्री महेश प्रसाद सिलोड़ी सर के आशीर्वाद से और बाकी सभी शिक्षकों के आशीर्वाद से ही शुरू की थी, इसी तरीके से मीटिंग करके। तो उनके तीसरा बैच अभी चल रहा है और हमारे फर्स्ट बैच से लगभग
13 JRF निकले थे और 60 से ज्यादा बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया था। और बाकी बच्चों के निवेदन से कि उनको पीएचडी में गाइडेंस नहीं मिल पाती, सिनोप्सिस बनानी उनको नहीं आती, या ठीक से उनको पता नहीं कैसे रिसर्च पेपर को पढ़ा जाता है, कि उसके उनकी रिसर्च से रिलेटेड जो गाइडलाइन के लिए हमने एक बैच निकाल भी दिया है। और हमारे बैच से लगभग 10 से ज्यादा बच्चों का पीएचडी में अपनी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी हो चुका है। और हमारे पिछले बैच से लगभग 15 से ज्यादा जो हमारे बच्चे हैं अलग अलग इंडिया की स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कुछ परमानेंट हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी अकेडमी के बच्चे अलग अलग पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। लगभग मैंने एक सर्वे भी किया था हमारी अकेडमी के बच्चे कहाँ कहाँ पर हैं। शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी इंडिया के अंदर जहाँ पे हमारा अकेडमी का स्टूडेंट ना हो। तो ये हमारा सौभाग्य है। और पीएचडी क्लासेज का मुख्य उद्देश्य जो है, मैं दोबारा से दोहराता हूँ, कि जिन बच्चों को पीएचडी की गाइडेंस नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से, वो यहाँ पे जुड़िए। सारी की सारी क्लासेज निःशुल्क है। अगर आप स्वेच्छा से डोनेशन करना चाहते हैं तो आप कीजिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। तो सभी क्लासेज निःशुल्क दी जाएंगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो पुष्पा मैम से निवेदन करूंगा एक एक करके हमारे अन्य गुरुजनों को बुलाएं। सभी को थैंक यू, नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय गुसाई जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी के नई दिल्ली, और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और हठ योग के एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर विजय गुसाई जी हैं। विजय गुसाई जी शायद सर है नहीं अभी। विजय सर और नवदीप सर का मैसेज था, वो शायद में भी मुश्किल है उनके लिए आज थोड़ा सा। चलिए, अब मैं डॉक्टर राहुल भैया 2 मिनट ले लूं मैं, क्योंकि मैं फिर क्लास आगे कंटिन्यू करूं। चलिए सर, आपको मैं जी, श्री आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हर्ष शुक्ला जी को। और ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, जो न्यू दिल्ली में है, और ये संस्कृत के विद्वान भी हैं। हर्ष शुक्ला जी, नमस्कार। और धन्यवाद। तो सर्वप्रथम तो राहुल जी को हमारे तरफ से जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी हमारे क्लास में विराजमान हैं अभी, वो सारे के सारे शुभकामनाएं दे रहे हैं, है ना, कि राहुल भैया जिस पथ पर बढ़े आगे, वो पथ जो है उनका वो प्रदर्शित हो, ऐसी ऐसी सभी की शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि योग के लिए 3 चीजें हर बार मैं क्लास में बोलता हूँ, कि शतु, दीर्घकाल और निरंतर। तो श्रद्धा होनी चाहिए, लंबा समय होना चाहिए, और निरंतरता होनी चाहिए, तेलवत धारा की तरह। जैसे किसी पात्र में एक दूसरे पात्र से तेल जब हम गिराते हैं तो उसमें निरंतरता होती है ना। उसी प्रकार जो है वो योग के प्रति राहुल भैया में हमारे भावना जो है वो हमेशा प्रतीत होती है और दिखती है योग के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल भैया को। और संगच्छध्वम संवदध्वम की जो भावना है उसको बिल्कुल सार्थक किया है, सभी को साथ में लेके चलते हैं। जहाँ पहले कभी पढ़ते थे, उसके बाद जहाँ पढ़ते हैं, इसके बाद जहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो सभी को जोड़े हुए हैं साथ में, है ना। तो ये इनकी विशेषता है। और इस कार्यक्रम को, इस पठन और पाठन, अध्ययन और अध्यापन को जो ये प्रतिपादित कर रहे हैं, इसके लिए विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। राहुल भैया, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपसे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको शुभकामनाएं। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुरुजन हैं हमारे इसमें जुड़े हुए, उनको हम प्रणाम करते हैं। जो अपने से अनुज हैं, छोटे हैं, उनको हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया आपका। थैंक यू सर। अब मैं धन्यवाद हर्ष शुक्ला जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मंजुनाथ जी को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एस व्यासा यूनिवर्सिटी बैंगलोर के, और ये वेद और उपनिषद और हठ योगा के एक्सपर्ट भी हैं, और अपने वचनों से हमें Namaskar. Thank you, everyone, all the dignitaries here who have gathered here.
हर्ष जी और राहुल जी और सभी विद्वत जनगणों ने जो जहां इधर इकट्ठे हुए हैं, और सभी छात्रों को मैं अभिनंदन करते हुए, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है मैं दक्षिण भारत का हूँ. आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, कर्नाटका, बेंगलुरु. So, but still I can manage Hindi speaking, because students like all North Indians in our S. Vyasa University, they made me to learn Hindi and take class in Hindi also. Somehow I manage. So thank you for bearing me with this. It's a wonderful opportunity given by Rahul Arya ji, wonderful student to whom I have taught Hatha Yoga Pradipika in his PhD credits. And this is a great platform for everyone, to welcome everyone without any expectation or without any shulka, nishulka, ये जो बताए हैं. So this is something amazing. हमारे in our ancient time, so these three things were given free of cost: health, education and food. इस तीनों को बहुत ऊंचे स्तर में दिखाया गया है शास्त्रों में. आरोग्य, विद्या, हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड, ये तीन चीज जो है फ्री में ही देना चाहिए एक्चुअली. बट अभी कलयुग जो है इसमें यही तीन जो है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल फील्ड ऑन दिस वर्ल्ड. यही तीन चीज जो है, मगर हमारे शास्त्रों में भी यही बताते कि षटकर्म जो है, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, ये जो है षटकर्म है, तो इसको हमें पालन करना है. ये ब्राह्मणों का कार्य है. ब्राह्मण माने वन हु इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्रह्मन. तो जो छात्र जो है ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो ये सब ब्राह्मण कहलाते हैं. जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, इट इज टोल्ड. संस्कार से ही होता है ये द्विजत्व. सो wonderful opportunity, and it's a good platform for welcoming everyone. More than 80 people are gathered here to listen and for this inauguration, and the Ashirvachana by great gurus who are joined here. And I always give my good blessings and as well as good wishes by the taking the name of the Lord. So Hiranyagarbha Yoga. Hiranyagarbha, Chaturmukha Brahma is the one Adi Yogi, we can say. Chaturmukha Hiranyagarbha Prokta Yoga. That's what our Shastras say. Yoga started from the time immemorial. The yoga, the word itself comes from Chaturmukha Brahma only. When nobody was there, no Jiva was existing. It was Chaturmukha Brahma who is the Adi Jiva from the Mahavishnu. That is the navel of Mahavishnu. And in Srimad Bhagavatam, I want to give you a beautiful definition of yoga, which is not told in any yoga schools or yoga colleges or yoga universities. ये मैं सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा और मैं अपने वचनों को विराम करूंगा. ये योग का डेफिनेशन ये जो है गीता में है, बहुत कुछ पतंजलि योग सूत्र में है, हठ योग प्रदीपिका में है, बहुत सारे योग शास्त्र और योग तंत्र ग्रंथों में बहुत सारे डेफिनेशंस है योग के. मगर आई वुड लाइक टू गिव यू दिस kindling your thirst, kindling your fire of knowledge in you to go into Srimad Bhagavatam, which is one of the greatest among all the Puranas. Srimad Bhagavate Mahamuni Krute Kim va Parairishvaraha. ये श्रीमद् भागवत का ग्लोरी बताते हुए बताते हैं. सो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम. It is the beauty of Bhagavatam which is explained, that which explains the definition of yoga. Just I would like to give you, please make a note, everyone, all students. This is amazing shloka from Srimad Bhagavatam, which says,
तस्मात् ब्रह्म संयोग योग इत्युच्यते बुधैः। ये वाक्य जो है कोई यूनिवर्सिटी में, योगा यूनिवर्सिटी में भी नहीं बताते। सभी भगवत गीता का श्लोक बताते हैं, पतंजलि योग सूत्र का, योग वासिष्ठ का, और सारे योगोपनिषद के बहुत सारे हैं। मगर ये श्रीमद् भागवतम का वाक्य जो है वो पता नहीं क्यों नहीं बताते। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अमॉन्ग ऑल द पुराणास श्रीमद् भागवतम is considered as one of the most essence of all the shastras. That's why भागवत कथा जो होता है सभी जगह में, वृंदावन में या कहीं भी जाइए तीर्थ क्षेत्रों में सप्ताह होता है। क्यों? भागवत का ही सप्ताह होता है। तो उसी में बताते हैं, तीसरे स्कंद में भागवत के एक अध्याय में पूरा जो है योग का ही वर्णन है। योग का मतलब क्या है, योग का लक्षण क्या है, यही बताते हैं। तो ये है एक वाक्य जो है, तस्मात् ब्रह्मणि संयोगः योग इत्युच्यते बुधैः। तो थोड़ा अगर संस्कृत जानते हैं तो इस ये जान सकते हैं आप। तस्मात् मीन्स देयरफॉर, इसलिए। तस्मात् मीन्स व्हाट? यू हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग एंड यू आर टेलिंग देयरफॉर। व्हाट इज बिफोर? दैट यू शुड आल्सो नो। तस्मात् चतुर्मुख ब्रह्मा का वाक्य है ये। जब चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने पहला, जब उनका कॉन्शियस आया, ब्रह्म पद्मनाभा दैट इज विष्णु के नाभि कमल से जब उनकी सृष्टि हुई, जब उनको चतुर्ब्रह्मा जी को पता लगा कि मैं हूं, यही तो बहुत बड़ी परेशान हो गया था चतुर्मुख ब्रह्मा जी को, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ये प्रश्न सभी को उठना चाहिए जिंदगी में। Who am I? Where I have come from? What is my goal in this life? ये प्रश्न चतुर्मुख ब्रह्मा जी को भी आया, मगर उनको उत्तर नहीं मिला। उत्तर बताने के लिए कोई और है ही नहीं ना, एक ही तो जीव है चतुर्मुख ब्रह्मा। तो उनको अशरीरवाणी ने ये उनकी जागृति की। अशरीरवाणी ने क्या कहा? तपः तपः तपः, 3 बार सुना उन्होंने। तपः, तपः मीन्स तपस्या करना। हम तो जानते हैं सिर्फ तपस्या करने के लिए जंगल जाना चाहिए, पेड़ के नीचे बैठना है। अरे ये सब नहीं है, आप बैठे बैठे घर में भी तपस्या कर सकते। तपस्या का मतलब संस्कृत में तप आलोचने, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड। डीप थिंकिंग इज ओनली कॉल्ड एज तपस। आप उसको तो घर में बैठे बैठे भी कर सकते, when you can go into the deep thinking. So this was the advice given by the Asharirvani to Chaturmukha Brahma to think. अगर तप नहीं करेंगे आप, see the opposite word of the tapa, तप नहीं करेंगे तो पथ हो जाएंगे आप, you will fall down. तपा, the opposite way of the word is पता। अगर उल्टा पढ़ेंगे तो पथ हो जाएगा। तो अगर चिंतन नहीं करेंगे अपने आप के ऊपर, if you don't concentrate on your own self, then you are going to fall down. So ये शब्द से चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने चिंतन करना शुरू किया। पता चला कि वो मेरा कार्य जो है सृष्टि करना। बाद में उन्होंने देवताओं की भी सृष्टि की। देवताओं लोगों को भी यही हाल हुआ, अरे हम कौन है, कहां से आए। मगर उनको तो सिर्फ ये पता था कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने हमें सृष्टि किया है। तो दौड़ के आ गए चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास, क्या करें हम, अरे आपने तो सृष्टि कर दिया, हमारा ड्यूटी क्या है ये कौन बताएगा। तो तब चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके जैसे मुझे भी हुआ था, चिंता मत कीजिए। तब ये वाक्य बोलते हैं, देयरफॉर तस्मात् ब्रह्मणि संयोगः, तस्मात् ब्रह्मणि संयोगः। इधर ब्रह्मा जी ने ये शब्द कह रहे हैं, ब्रह्मणि संयोगः मीन्स परमात्मा को, परब्रह्म को बता रहे हैं। तस्मात् ब्रह्मणि संयोगः योग इत्युच्यते बुधैः। योग का मतलब क्या है? परब्रह्मा से हमारा जोड़ना ही योग को माना जाता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल वे। दिस इज व्हाट व्हेन चतुर्मुख ब्रह्मा सेड दिस, ही कंसोल्ड। अभी सभी देवताओं को समाधान किया, चिंता मत कीजिए भाई, मैं आपकी सृष्टि करता हूं, मगर मेरा भी एक सृष्टि करता है। तो आप आश्वासन रखिए, चिंता मत कीजिए। विश्वस्य स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमार्गः क्षेमं दास्यति सनो भगवान् स्थिरधीशः तत्रास्मदीय विमृशेन कियानि हार्तः। ये श्लोक बोला 4 लाइन का चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने। देयरफॉर तस्मात् ब्रह्मणि संयोगः विश्वस्य स्थिति लय उद्भव हेतुराद्यो। कौन है ये?
सृष्टि स्थिति लय के जो करता है, हे तो राज्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योग मार्ग से भी उनको पाना बहुत कठिन है। योगेश्वरैरपि दुरत्यय योग मार्ग क्षेमम विधास्यति। सुनो, जब उन्होंने हमको सृष्टि किया है तो हमारी क्षेम जो है वही देखेगा। योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये जो है भगवान कृष्ण ने बता दिया भगवत गीता में। अभी LIC वालों ने इसको चोरी करके डाल दिया, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम सबकी देखभाल करेंगे। अरे LIC वालों को भी इस देखभाल करने वाला कोई और होता है। ये देखिए, दिस इज द भगवत गीता स्टेटमेंट। दैट्स व्हाट क्षेमम विधास्यति सनो भगवान स्थिरधीशः तत्र अस्मदीय विमृशेन कियानिहार्तः। दिस इज अ ब्यूटीफुल श्लोक। हम कुछ करें या ना करें इससे कोई लाभ नहीं होता है। So let us have faith in that Supreme Lord who has given us this birth, and He will take care of this. He is the one who has given us the opportunity to speak this, is it not? हम कौन है, कहां से आए, ये प्रश्न पूछने के लिए तो आपको कॉन्शियस दिया ना भगवान ने। This is a beautiful Srimad Bhagavatam shloka. Anyhow, Rahul Aryaji is recording this. Please listen to this recording of Srimad Bhagavatam. विश्वस्य स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योग मार्गः क्षेमं विधास्यति सनो भगवान स्थिरधीशः तत्र अस्मदीय विमृशेन कियानिहार्तः रक्षतीत्येव विश्वासः। ये विश्वास होनी है हमारे सृष्टिकर्ता के ऊपर, हमें विश्वास होना है। रक्षतीत्येव विश्वासः शरणागतिरित्येषान्। इसलिए तस्मात् ब्रह्मणि संयोगः योग इत्युच्यते बुधैः। ये श्लोक आपको कोई भी सिलेबस में नहीं किया है। यू गो टू मोरारजी देसाई, यू गो टू लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। अब ये बताइए, ये श्लोक कोई सिलेबस में रखा है क्या? एज पर द भागवतम डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा? नोवेयर, आई हैव नॉट सीन। इफ देयर इज एनी सिलेबस इंक्लूडेड हियर इन दिस, प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली वेलकम दैट। मगर ये जो है हमारे शास्त्रों के योग के बारे में ये जो बताते हैं, yoga is something which is amazing word, where all the scriptural texts will speak on this, but especially this Srimad Bhagavatam definition has to be included in whether YIC you do, whether you do in a BSc, MSc, MD, PhD, या double PhD, postdoctorate, whatever you do, learn this shloka from Srimad Bhagavatam. धन्यवाद. Thank you very much for giving me this opportunity, Rahul Arya ji. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी छात्रों को बधाइयां और कंग्रेचुलेशंस एंड इवन गॉड ब्लेस ऑल। पतंजलि ऋषि के बहुत सारे आशीर्वाद होनी चाहिए आपको। जय भारत, जय कर्नाटक। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी का, जो उन्होंने हमें योग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रमेश कुमार जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के, और गोल्ड मेडलिस्ट और हठ योगा के एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर रमेश कुमार जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गृहं कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय डॉक्टर मंजुनाथ जी, डॉक्टर हर्ष शुक्ला जी और जितने भी लोग यहाँ विद्यमान हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। ये
बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राहुल आर्य जी पिछले काफी लंबे समय से निशुल्क योग की कक्षा का आयोजन कर रहे हैं, और ये बहुत कम लोग इस प्रकार का आयोजन कर पाते हैं। जैसे मेरे से पूर्व डॉक्टर मंजुनाथ जी कह रहे थे कि 3 चीजें निशुल्क होनी चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अन्न जल सुभाषितम मूढ़ि पाषाण खंडेशु रतन संज्ञा दीयते। इस पृथ्वी पे 3 ही रतन है: अन्न है, जल है और सुभाषित है। सुभाषित मतलब ज्ञान, अन्न मतलब भोजन, जल पानी, और सुभाषित मतलब ज्ञान। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने इस बात को पहले ही कहा है, ये चीजें निःशुल्क होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, और सभी का समान अधिकार है इनके ऊपर। शिक्षा पे किसी वर्ग का अधिकार नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विद्वान पंडित कौन है? जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है। पंडित जाति में जन्म लेने वाला पंडित नहीं है। पंडित तो जो विद्वान है, जैसे उन्होंने मनुस्मृति के लिए कहा, जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा जायते द्विजम। तो कर्म से द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। जन्म से तो सभी आत्माएं शुद्र होती हैं, संस्कार रहित होती हैं, समाज में आके ज्ञान प्राप्त करती हैं और ब्राह्मण बनती हैं। तो 3 चीजों पे सभी का अधिकार है: अन्न पे, जल पे और ज्ञान पे। वो किसी के धरोहर नहीं है, वो सभी के लिए समान अवस्था में होना चाहिए, जैसे वैदिक काल में हमारे सभी लोगों के लिए होते थे। और ऐसे निःशुल्क क्लास लगा करके राहुल जी जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, ये बहुत ही अपने आप में उत्कृष्ट अवस्था है। क्योंकि कोई समय दे सकता है, कोई पैसा दे सकता है, कोई दान दे सकता है, लेकिन ज्ञान का सबसे उत्तम दान जो है वो ज्ञान का होता है। अन्न के बाद, अन्नदान के बाद यदि कोई दान है तो वो ज्ञान का दान है। क्योंकि ज्ञान के दान से ही समाज का उत्थान हो सकता है। किसी भी समाज का यदि पतन करना है तो उसके अंदर से ज्ञान हटा दीजिए। जैसे मेकाले ने हमारे यहाँ से ज्ञान हटा दिया, गुरुकुलीय परंपरा को ध्वस्त कर दिया, तो आज हम केवल उनके अंधे भक्त बन के रह गए हैं। अपनी परंपराओं, अपने ऋषि महर्षियों की बातों को भूल गए हैं, अपने ही देवताओं को गालियां बकते हैं, अपने ही बड़ों को गालियां बकते हैं। तो इसलिए ज्ञान को उन्होंने हमारे यहाँ से निकाल दिया और समाज का विनाश हो गया। आज हम चेहरे से भारतीय हैं लेकिन मन से अंग्रेजियत हैं। हम उनकी अभी भी मानसिकता से गुलाम हैं। तो जो ज्ञान का दान है वो रियल में ही मानव जाति के कल्याण का काम है। और इसके लिए मैं केवल राहुल जी को ही नहीं, इनकी पूरी टीम को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप ज्ञान का दान दे रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अभी डॉक्टर मंजुनाथ जी कह रहे थे कि ब्रह्मा जी को भी ये लगा कि भाई मैं क्यों हूँ। तो ये जो मैं है, मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाला कोई और है। जैसे अभी कहा ये LIC को चलाने वाला भी कोई और है। तो वो जो परम और चरम सत्ता है वो ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, वो ईश्वर है जो एनर्जी के रूप में, सूक्ष्म रूप में आप और हम सब में भी विद्यमान है और हम सबसे बाहर भी विद्यमान है। और वही ब्रह्मा जी को पैदा करने वाला है, वही देवताओं को पैदा करने वाला है और वही आप और हमको भी पैदा करने वाला है। बस 2 चीजों को यदि कोई व्यक्ति याद रखेगा, शायद मुझे लगता है फिर जीवन में गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और जो यम नियम का पालन है वो स्वतः ही हमारे मनुष्य में आ जाएगा, हमारे चरित्र में आ जाएगा।
यदि कोई ईश्वर को और मौत को दोनों को एक साथ याद रख ले कि प्रत्येक पल मुझे ईश्वर देख रहा है, प्रत्येक पल, अगला पल पता नहीं मैं किस काल के ग्राल में चला जाऊं, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में गलती होनी शायद कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। और फिर जो ज्ञान की गंगा है जो राहुल जी बहा रहे हैं, इस प्रकार से हम भी अपना थोड़ा सा समय दे करके उसको उस पुण्य के भागी बन सकते हैं। मेरी तो आप सभी लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप पहले यहाँ पे जो पीएचडी की क्लासेस हैं, जैसे नेट जीआरएफ के लिए क्लासेस उन्होंने निःशुल्क चलाई है, अभी पीएचडी के एंट्रेंस के लिए, क्योंकि रियली में अभी बड़ा अभाव है लोगों में ज्ञान का कि किस प्रकार से हम पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी करें, किस प्रकार से सिनॉप्सिस बनाएं, क्योंकि दो धाराएं हैं हमारे यहाँ पीएचडी में, एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरेटिकल है। तो उसमें काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मैं कई बार बच्चों से इस विषय में चर्चा करता हूँ या बच्चे हमसे कई बार आके पूछते हैं, तो ये क्लियर नहीं है। तो ऐसा अच्छा प्रोग्राम चला करके और ऐसे माननीय डॉक्टर मंजुनाथ जी जैसे यदि गुरुजन साथ में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि राहुल जी को भी थोड़ा सा सहारा मिलेगा और हम तो राहुल जी के साथ हैं, जब भी चाहे हमारा प्रयोग कर सकते हैं। हमसे जो सूचना चाहिए, जैसी चाहिए, जो भी बन पाएगा हम देंगे। हर्ष जी भी हमारे काफी विद्वान हैं और बच्चों के लिए सारा कार्य करते हैं, तो इनकी भी सेवा आप ले सकते हैं। तो ये ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है, ये समाज के एक उच्च अवस्था में ले जाने वाला है, समाज को नीचे से ऊपर उठाने वाला है। और पीएचडी जैसे विषय में आज जहाँ अंधकार में संसार है, सीट नहीं है, लोग पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्था नहीं है सरकार के पास पढ़ाने की, और ऐसे समय में यदि निःशुल्क कर दे, मतलब आज तो वो कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, लेकिन राहुल जी देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस चीज का उपभोग करता है और उसको याद करता है, उसको ऋण मानता है। जैसे हमारे यहाँ 3 ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। तो जो इनको ऋण मानता है, ऋषि ऋण मानता है कि ये ऋषियों का ऋण है, ज्ञान की परंपरा, और उसको दे करके अपने ऋण से उऋण होना चाहता है। तो आप लोगों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि जो लोग यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जिसका जीआरएफ हो गया, नेट हो गया, जिसका पीएचडी में हो गया, वो राहुल जी के हाथ कान बनिए, आप राहुल जी की आंखें बनिए, राहुल का हाथ बनिए। क्योंकि राहुल जी इतनी विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने आप को समावस्था में रखते हैं। इससे ये पता चलता है कि राहुल जी ने योग का आत्मसात किया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि कुछ दिक्कत हो गई है, शारीरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि दैविक आदि भौतिक ताप तो सभी को प्रभावित करते ही रहते हैं, लेकिन उसके प्रभावित होने पर भी जो व्यक्ति अपने कार्य को नहीं छोड़ता है, यही तो कर्मों की कुशलता है। भगवान स्वयं नहीं आते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यात्म ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ईश्वर के कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाई ईश्वर क्या कार्य करता है। तो वो कहते हैं कि ईश्वर जो है मनुष्य के अंदर ऐसे उत्साह, साहस, धैर्य, सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच भर देता है कि बड़े से बड़ी आपत्ति आने पर भी, पर्वत के समान यदि आपत्ति आती है, वो आपत्ति भी उस योगी के सामने एक सुई के समान होती है और वो मुस्कुरा करके हंसते हुए उस आपत्ति का निराकरण कर देता है या उससे निकल जाता है। अभी सुबह मेरी बात हुई और इतना बड़ा शारीरिक कष्ट आने के बाद भी एक सेकंड तक नहीं थी। तो इससे लगता है कि योग को जिसने अपने जीवन में डाल दिया है, वो इस प्रकार से समाज कल्याण के कार्यों में किसी भी स्थिति में रहते हुए करने का संकल्प करता है और उस कार्य को निष्पन्न करता है। आपसे यही आग्रह है कि आप उस चीज को लीजिए, ज्ञान को लीजिए, राहुल जी से जितना आप ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से ले सकते हैं, लीजिए। और फिर इनके जो हवन रूपी संकल्प है, यज्ञ रूपी संकल्प है, उसमें अपनी आहुति जरूर डालें। आप ले लें और आहुति नहीं डालेंगे तो उसके बाद भी पाप आपको लगेगा, क्योंकि जो ऋषि ऋण है, ऋषियों की जो परंपरा का ज्ञान है, वो हमने ले लिया लेकिन हमने नहीं दिया किसी को। आज भारतीय ज्ञान परंपरा आदि इसलिए नष्ट हो गई है कि बहुत सारे लोगों ने ज्ञान ले तो लिया गुरुजनों से, लेकिन अपने
आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं किया, उनको दे के नहीं गए, अपने साथ लेके चले गए। तो प्रिय छात्रों, आप अच्छे से पढ़िए मन लगा करके। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, डॉक्टर साहब हम हैं, हर्जी हैं, आप हमसे उसमें कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान लेने के बाद और जब आप इस स्टेज पे आ जाएं कि अब आप कुछ करने लायक हैं, तब राहुल जी का सहयोग जरूर करें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, एक लेक्चर लेने के माध्यम से हो। आपका हो सकता है कि किसी टॉपिक पे आपका अच्छा हाथ हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, तो उस हिसाब से भी करें, चाहे आप तन से, मन से, धन से, जो भी आपको बनता है। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति यदि काम करेगा तो उसकी कैपेसिटी है, और यदि वही 10 व्यक्ति लग के काम करेंगे तो वो इजी वे में हो जाएगा। और एक व्यक्ति ने, आज मैं देखता हूँ इसी नेट पीएचडी की कोचिंग के लिए 20-20 हजार रुपए मार्केट में चलते हैं, 30-30 हजार रुपए फीस है, और राहुल जी एक पैसा नहीं लेते हैं। तो क्या नेट खर्च नहीं होता है? या जिन लोगों को बुलाते हैं क्या उनको नहीं देते हैं? सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक दिल में एक बेचैनी है कि लोगों को शिक्षित करना है, ऋषि ऋण को उतारना है, तो इस कार्य में उनका सहयोग करें और बढ़िया से अपने भविष्य को बनाएं, ज्ञान प्राप्त करें, एकाग्रता लाएं, जीवन में संयम लाएं, यम नियम का पालन करें। क्योंकि अभी हर्ष जी भी कह रहे थे कि जब तक हम सकारात्मक सोचेंगे नहीं और अभ्यास और वैराग्य का सहतु दृढ़ काल अनंत सत्कार से तो दृढ़ भूमि का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक जीवन योग में नहीं होगा। हो सकता है मैं बहुत सारे श्लोक मुझे याद हो जाएं, हो सकता है मैं योग के बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ के विद्वान बन जाऊं, लेकिन योगी नहीं हो सकता हूं, क्योंकि योग अभ्यास की चीज है, और वो भी सहतु दीर्घ काल अनंत सत्कार से तो दृढ़ भूमि की चीज है कि लंबे समय तक अभ्यास और वैराग्य जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक वो बात सामने नहीं आएगी। विद्वान होना एक विषय हो सकता है, लेकिन योगी होना दूसरा विषय है। और भगवान, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, योगी भव अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन योगी हो जा। और योगी जो है वो ज्ञानो अपी, ज्ञानवानों से भी ज्यादा योगी है, तपस्वियों से भी ज्यादा योगी है, इसलिए योगी हो जाओ। इसलिए आपको योग को जीना है, योगमय जीना है, योग को केवल पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो बहुत सारा होता रहता है। योग में जब जिएंगे तो योग आपके फेस पे आ जाएगा, और राहुल जी की तरह आपत्ति आने पर भी आप मुस्कुराते रहेंगे, और उस परमात्मा के दिव्य शक्ति के द्वारा आप बड़े से बड़ी आपत्ति को भी बड़ी आसानी से उसका जो निराकरण कर पाएंगे। कभी द्विधा में नहीं फंसेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे करना है नहीं करना है। वो ईश्वर जो है आपको सद्बुद्धि देता है, और वो आपके कार्यों को खुद संपन्न करने का प्रयास करता है, आपके विवेक के द्वारा, आपकी इम्यूनिटी के द्वारा, आपके सकारात्मक सोच के द्वारा। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर राहुल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि इसी प्रकार से समाज कल्याण के कार्य करते रहेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को ये जो ज्ञान की ज्योति है वो मिलती रहेगी। क्योंकि ज्ञान को रोकना भी जो है ना एक पाप ही होता है, इसलिए ज्ञान को रोकना नहीं चाहिए, ये प्रवाह बना रहना चाहिए। और जब ये प्रवाह बना रहेगा तो हमारा आने वाली पीढ़ियां जो है वो संस्कारित और मनुर्भव्य वाली बात हो जाएगी, वो एक मनुष्यत्व के गुणों के साथ प्रकट होगी। अभी केवल हम मनुष्य नहीं है, अभी हम केवल एक प्राणी है, आदमी एक एलिमेंट प्राणी है, बट उससे संस्कार आ जाएंगे तो मनुर्भव हो जाएगा। तो इस मनुर्भव के यज्ञ को आप चलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद जो आप आए, मैंने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया है। डॉक्टर विजय गुसाई और डॉक्टर नवदीप सर एम्स के प्रोग्राम में बिजी है, मुझे भी जाना था वहाँ पे, लेकिन मैंने स्किप कर दिया, तो वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो मैं पुनः डॉक्टर मंजुनाथ सर, डॉक्टर रमेश सर, श्री हर्ष शुक्ला सर और हमारे बाकी अन्य शिक्षकगण, और बिल्कुल सही कहा सर आपने कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हमारी पूरी टीम है, और टीम सुन के भी आप हैरान रहोगे, हमारी टीम 50 से ज्यादा की हमारी टीम है। सारे के सारे जितने भी टीम है सब नेट जा रहा क्वालिफाइड है, 6 से 7 लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट में हैं,
30 से ज्यादा टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी हैं। इस तरीके से आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो। अभी हमें पीछे अभी एक एक बच्चे को हमने कॉल करना था, कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे रिजल्ट से लेकर के, तो हमारे सभी टीचरों ने आपस में डिवाइड कर लिया कि सभी लोग 30-30 बच्चों को कॉल करेंगे। 2 दिन के अंदर 500 से ज्यादा बच्चों को पर्सनल कॉल करके उनको मोटिवेशन लेकर के उनके अंदर वापस पढ़ने का जुनून जगाया है। तो मैं अपनी पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो सभी गुरुजनों का सादर धन्यवाद। तो किसी गुरुजन को कुछ कहना हो तो अभी मैं दोबारा से मौका देना चाह रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं पीएचडी की रिगार्डिंग जो आगे गाइडलाइन है बच्चों को, फिर मैं वहां से तो कुछ गाइडलाइन शुरू करूंगा। किसी भी गुरुजन को कुछ कहना हो तो अभी आप कह सकते हैं। मंजुनाथ सर, रमेश सर, हर्ष सर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। जी सर, ओके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। Thank you. Namaste. I have other engagements. Please. डॉक्टर साहब कभी दिल्ली आना हो तो आपका Yes. स्वागत है, आइए। या दिल्ली जरूर आएंगे। नमस्कार, बहुत ओके अच्छा सर, लगा आपसे मिलके। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। रमेश सर, थैंक यू। और राहुल जी, नमस्कार। थैंक यू ऑल। नमस्ते गॉड ब्लेस। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम पीएचडी की क्लास से रिलेटेड जो बात करना चाह रहे थे, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं पीएचडी से रिलेटेड। तो ये क्लासेज हर संडे को होगी, ठीक है। आज मैं एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ आपको। नेक्स्ट संडे हम उस पे काम करेंगे और अच्छे से, और आप लोगों को वो पूरा करके आना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये लगा के चलता हूँ कि आप लोगों ने मास्टर कंप्लीट कर लिया है या फिर फाइनल ईयर में है और आप लोग पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। पहला तो जो सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों के मन में रहता है वो ये रहता है कि सर हमारा तो नेट जेआरएफ नहीं है, हम पीएचडी कैसे कर सकते हैं। हमारी तो एज 35 हो गई है, 40 हो गई है, हम पीएचडी नहीं कर सकते। तो पहले तो अपने मन से ये चीज निकाल दो, बिना नेट जेआरएफ वाले बच्चों का भी पीएचडी में एडमिशन होता है। 35, 40, 45 ईयर्स के लोगों का भी पीएचडी में एडमिशन होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, फॉरेन में भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। हाँ, बस आपको हाँ, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, शायद गलती से खुल गया आपका। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन जिस तरीके से जॉब को पाना अपने आप में चैलेंज है, उस तरीके से पीएचडी में एडमिशन लेना भी अपने आप में चैलेंज है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि मैंने तो नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ बहुत सारे जेआरएफ वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाता, और बहुत सारे विदाउट नेट वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है पीएचडी के अंदर। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? पीएचडी एडमिशन में 2 चीजें होती हैं, एंट्रेंस और इंटरव्यू। ध्यान रखेंगे सभी लोग, एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू, ये 2 चीज होती है पीएचडी के अंदर। अब जिन बच्चों का नेट जेआरएफ क्लियर है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो वो बच्चे एंट्रेंस नहीं देते, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की वैकेंसी निकली, वो डायरेक्ट जाएंगे और वहां पे इंटरव्यू देंगे। और जिन बच्चों का नेट जेआरएफ नहीं है, वो पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देंगे और इसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे। इसका मतलब इंटरव्यू में दोनों बराबर हैं,
नेट जेआरएफ वाले बच्चे भी इंटरव्यू में बैठे हैं और विदाउट नेट वाले बच्चे भी इंटरव्यू में बैठे हैं, तो यहाँ पे सब इक्वल हो जाते हैं इंटरव्यू में आने के बाद। इसलिए मैंने बोला पीएचडी एडमिशन में नेट जेआरएफ होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिना नेट वालों के भी एडमिशन होते हैं। इंटरव्यू में सब इक्वल हैं। अब इंटरव्यू में सिलेक्शन किसका होगा, तो अपने मन से नकारात्मकता निकाल दो कि हमारी तो अप्रोच नहीं है, हम तो किसी बड़े वीसी सर को नहीं जानते, हम किसी मिनिस्टर को नहीं जानते, तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीजें हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं खुद किसी को एस व्यासा में नहीं जानता था, मेरा खुद का एडमिशन हुआ। हमारी पिछले बैच की हमारी टीचर थी और हमारी स्टूडेंट थी मीनाक्षी सराफ, HMB यूनिवर्सिटी गढ़वाल में, बिना अप्रोच के उनका एडमिशन हुआ। हमारे ही पिछले बैच की स्टूडेंट सिंगारिका मिश्रा BHU के अंदर बिना अप्रोच के डायरेक्ट एडमिशन हुआ। इस तरीके से 15 से 20 एडमिशन हमारे ही एकेडमी के बच्चों के हुए हैं पीएचडी में बिना किसी अप्रोच के। अब एडमिशन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वही मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो अपने मन से नकारात्मकता निकाल दो। जिसके अंदर क्वालिटी होती है, रिसर्च की जिसके अंदर कमांड होती है, टॉपिक जिसका बेस्ट होता है, उन बच्चों का पीएचडी में एडमिशन होता है। बाकी चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, अगर आपकी सिनोप्सिस अच्छी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। क्या चीज इंपॉर्टेंट बताई मैंने, बताइए। पीएचडी एडमिशन के लिए सबसे मेजर क्या है? सिनॉप्सिस। सिनोप्सिस। सिनोप्सिस बनानी है, और सिनोप्सिस भी ऐसे बनाने हैं जो सबसे हटके हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज भी हैं। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो पीएचडी का, या बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे कमाने के लिए सीट्स बांटती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ होती नहीं है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उनके यूजीसी के लिस्ट में जाकर के चेक करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी यूजीसी ऑथराइज है या नहीं है, या उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके जब उसमें अबाउट में उसका स्टेटस चेक किया जाता है, इसको यूजीसी से कब एफिलिएशन मिली। तो इस तरीके के जो डाउट्स है वो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। और भी ज्यादा बेहतर तरीका है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के बच्चों से बात करो, वो और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हमारे ही, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, हमारे ही पीछे साथी हैं, उनका राजस्थान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑथराइज थी लेकिन वो जेआरएफ नहीं दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेआरएफ के ऊपर डिपेंड है। आपको ये लगता है कि चलो मेरा अभी तो जेआरएफ नहीं निकला है, लेकिन अगले टर्म में हमारा जेआरएफ निकल जाएगा और उससे मेरा पीएचडी का खर्चा चल जाएगा। अगर आप जेआरएफ के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं तो भी आपको एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोचना किसी यूनिवर्सिटी में। हर यूजीसी ऑथराइज यूनिवर्सिटी जेआरएफ की बेनिफिट नहीं देती है, ध्यान रखना। वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से ऑथराइज है, बट ये जरूरी नहीं है कि वहां पे जेआरएफ की फैसिलिटी आपको मिले। आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी हैं, ऑथराइज हैं, बट जेआरएफ वहां पे नहीं मिलता। तो हमारे बच्चों का वहां पे एडमिशन हुआ और वो पछता रहे हैं कि पहले तो हमने इस टॉपिक पे सोचा ही नहीं था, हमारा तो जेआरएफ निकल गया और हमें तो जेआरएफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद में, तो हमारा तो जेआरएफ निकालना ही वेस्ट हो गया। तो आप लोग ये गलती मत करना। अगर आप जेआरएफ के ऊपर डिपेंड हैं तो पहले ही इन चीजों को क्लियर कर लेना कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी जेआरएफ का बेनिफिट देती है या नहीं देती। अगर आपको जेआरएफ का बेनिफिट नहीं लेना तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तब तो भाई डायरेक्ट एक चीज देखनी है, यूजीसी ऑथराइज है या नहीं है, सिर्फ एक चीज। अदरवाइज यूजीसी की ऑथराइजेशन और जेआरएफ फेलोशिप, ये दो चीज आपको एडमिशन लेने से पहले देखनी है।
कहीं पर भी आप एडमिशन लेने जाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर जगह पे आपकी सिनोप्सिस, जिसको हम बोलेंगे अनुसंधान प्रस्ताव, वो चीज चेक किया जाता है। रिसर्च आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि पीएचडी की तैयारी वही करेगा जिसने रिसर्च पढ़ी होगी। बिना रिसर्च टॉपिक के पीएचडी की तैयारी आपकी नहीं हो सकती है, मन से निकाल दो। जिन लोगों ने रिसर्च टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो पिछले बैच में सत्येंद्र सर ने पढ़ाया था, आप वहां से वीडियो देख करके आप सुन सकते हो, या उससे पिछले साल मैंने खुद पढ़ाया था रिसर्च का, मेरा नाम डालोगे सीक्वेंस में आपको 30-40 टॉपिक मिल जाएंगे, सभी को कवर करो। या और भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी जहां से रिसर्च आपका कवर हो सकता है। नेक्स्ट मंथ में या हाँ अक्टूबर में MDYA में भी जो है हमारे मनीषा मैडम है, SVSS से है, वो रिसर्च आपको पढ़ाएंगी। तो जिनका रिसर्च टॉपिक वीक है वो वहां से अपनी रिसर्च की क्लास को कवर कर लेना। बिना रिसर्च टॉपिक के पीएचडी एडमिशन इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। चाहे आप कितनी ही बड़ी अप्रोच क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मिनिस्टर क्यों ना आपके साथ खड़ा हो, बिना रिसर्च के पीएचडी में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। गांठ बांध लीजिए इस चीज को। तो रिसर्च टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चाहे आप इंट्रेंस एग्जाम भी देंगे ना, इंट्रेंस एग्जाम में भी 50% क्वेश्चन जो है रिसर्च टॉपिक से पूछे जाते हैं, और 50% क्वेश्चन अलग अलग योग के जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे, जो सिलेबस होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, वहां से बनता है। तो इंट्रेंस में 50%, और इंटरव्यू जो सबसे मेन होता है पीएचडी एडमिशन का, वहां पर तो मैं अगर 99% भी बोल दूं तो भी गलत नहीं है। पूरा का पूरा इंटरव्यू रिसर्च के ऊपर बेस होता है। सारे के सारे क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जो आपको, आपने सिनोप्सिस बनाई होगी। मान लो आपने हार्ट के ऊपर सिनोप्सिस बनाई, आपने ब्रेन के ऊपर सिनोप्सिस बनाई, आपने कॉन्स्टिपेशन पे बनाई, स्लीप डिस्क पे बनाई, जो भी आपने टॉपिक लिया है पीएचडी के टॉपिक एडमिशन लेने के लिए सिनोप्सिस में, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे उस टॉपिक के पूछे जाएंगे। आप कैसे रिसर्च करोगे, कैसे सैंपल इकट्ठा करोगे, किस रैंडमाइजेशन मेथड का यूज करोगे, उसको एनालिसिस कैसे करोगे, कौन से सॉफ्टवेयर का आप यूज करोगे, इस तरीके की रिसर्च रिगार्डिंग हजारों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने बोला है कि अगर आपका रिसर्च वीक है, रिसर्च टॉपिक, तो पीएचडी में एडमिशन लेना छोड़ दो। अगर आपका रिसर्च एरिया अच्छा है, पहले अपने रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाओ, रिसर्च टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद में फिर पीएचडी की सोचना। नहीं तो एडमिशन हो भी गया गलती से तो पछताओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे पीएचडी के अंदर अगर आपका रिसर्च वीक है तो मैंने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया। बिना रिसर्च टॉपिक के मान लो आपका बहुत हाई आपकी अप्रोच है तो एडमिशन बाय चांस हो गया, लेकिन आपका सरवाइव नहीं कर पाओगे, पीएचडी बीच में छोड़नी पड़ जाएगी आपको। बहुत सारे लोग मैंने छोड़ते हुए देखे। और तो और मैं पीएचडी क्लास शुरू करने पे मजबूर क्यों हुआ, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। अपनी एक स्टूडेंट है, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही मैं इंडिकेट करूंगा, लेकिन जो जो चीज एग्जांपल दे रहा हूँ वो मेरे लाइव एग्जांपल है, हमारी क्लास के एग्जांपल है। बिहार से फोन आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरे पास, पीएचडी स्कॉलर, उनका कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है, डेटा कलेक्शन चल रहा है। मेरे पास फोन आता है, राहुल सर आपके पास काफी बच्चे हैं और मैं आसनों के ऊपर मैंने रिसर्च टॉपिक लिया है और आप मुझे परमिशन दे दो, क्या मैं आपके ग्रुप में रिसर्च कर लूं बच्चों पे। मैं जी करो करो, आप तो हमारी स्टूडेंट हो तो मैं तो जरूर अलाउड करूंगा आपको। तो फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया, माँ जी आपका हाइपोथेसिस क्या है बताओगे जरा, आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे।
टूल्स क्या आप यूज कर रहे हो, एनालिसिस मेथड क्या आप यूज कर रहे हो। मेरे एक भी क्वेश्चन का आंसर उसके पास नहीं था। आप पीएचडी में एडमिशन लेने चले गए, पीएचडी में एडमिशन देखो हो भी गया, हैरानी की बात तो ये है, एडमिशन भी हो गया, कोर्स वर्क भी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्कॉलर, उसको ये नहीं पता हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, साइंटिफिकली टूल भी होते हैं क्या। अब उस आपको लगता है अगर उसने क्वालिफाई कर भी लिया तो पूरे के पूरे एक तरीके से हमारे ही पीएचडी डिपार्टमेंट को, योगा डिपार्टमेंट को डाउन करेंगे वो लोग जो बिना नॉलेज के, बिना इसके आगे बढ़। और खाली वो एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, इस तरीके से मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सर्वे किया कि वहां के पीएचडी स्कॉलर्स का क्या लेवल चल रहा है। लगभग मैंने अपने सर्वे में पाया लगभग 80% से ज्यादा पीएचडी जो स्कॉलर ऑलरेडी हैं, जिनका एडमिशन भी हो चुका है पीएचडी के अंदर, पता नहीं कैसे हुआ उनका एडमिशन, लेकिन उनको हाइपोथेसिस नहीं पता है, रिसर्च डिजाइन नहीं पता है, रेफरेंसेस कैसे लिए जाते हैं उनको ये नहीं पता है, रेफरेंसिंग स्टाइल उनको नहीं पता है। तो खाली डिग्रियां लेने से काम नहीं चलने वाला। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, ये तो मैंने अपनी एनडीवाई में कई बार लाइव सर्वे किया था पोल पोल खेल के, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ पोल पोल खेल के, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, चलो एक छोटा सा पोल हो जाए ताकि आपको लगे, पता चल जाएगा एक्चुअल में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर हो, ठीक है, एक छोटा सा सर्वे हो जाए, लाइव सर्वे आप सबके सामने। सर्वे क्या है, सर्वे ये है कि आप सब लोग मास्टर आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, एमए आपकी हो गई या आपकी चल रही है, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया है अपनी मास्टर के दौरान, खुद से आप लोगों ने सिनोप्सिस बनाई है या अच्छी सी गाइडलाइन दी है। मैं अच्छे वाली गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेलिटी की नाम पता हो, वो आप लोगों ने किया है क्या, ठीक है। आप ऑनेस्टली अगर आपने किया है तो यस में आंसर करना। अगर आप लोगों की डिग्री हो गई है लेकिन आपको उसके बावजूद भी आपको सिनोप्सिस बनानी नहीं आती है, ठीक है, आप लोगों की एक्टिविटी में चली गई है, मैंने लॉन्च कर दो, उस पर नो पे क्लिक कीजिए प्लीज। ऑनेस्टली करेंगे, कोई भेदभाव नहीं है, आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। एक्टिविटी के ऑप्शन में जाइए और वहां पे जाकर के वोटिंग कीजिए कि कितने बच्चों ने एक्चुअल में लेबोरेटरी में जाकर के या एक्चुअल में किसी और तरीके से रिसर्च में इन्वॉल्व किया है आप लोगों ने, या फिर खाली डिग्री मिल गई है एमए एमएससी की लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है रिसर्च होती क्या है एक्चुअल में, रिसर्च में डेटा कलेक्शन किया कैसे जाता है। आप लोगों के सामने रिजल्ट है, अभी वोटिंग करो सभी लोग। एक्टिविटी के ऑप्शन में जाइए और वहां पे यस नो में क्लिक कीजिए। अभी क्लास में 80 बच्चे जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि 80 बच्चों में वोटिंग कहाँ जाएगी। मैं मास्टर के दौरान की बात कर रहा हूँ, अलग से आपने किसी कोचिंग क्लास से सीखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं मास्टर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर बच्चा लकी नहीं होता कि उसको कोचिंग क्लास मिले। प्लीज सभी लोग वोटिंग करें, 39 लोगों ने वोट किया है और रिजल्ट आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। क्या रिजल्ट चल रहा है स्कोरिंग? रिजल्ट का स्कोरिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। देखो कितना डिफरेंस है।
और ये नोट जिन्होंने यस पे क्लिक किया है, अगर मैं इनको माइक खुलवा के बुलवाऊं तो इनमें भी आधे लोग चुप हो जाएंगे। यस वाले भी, मैं श्योर हूं, यस वाले आधे बच्चे चुप हो जाएंगे। देखिए ये हमारी इंडियन एजुकेशन है, एमए हो गया, एमएससी हो गई, लेकिन एमए एमएससी के ऑथराइज बच्चों को जो बोलेंगे अरे हम पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हमने योग में, लेकिन उनको सिनोप्सिस का नहीं पता है, रिसर्च कैसे की जाती है। वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए हैं क्योंकि एमए एमएससी हो गया उनका, लेकिन उनको नहीं पता। और मैं श्योर हूँ 100% हर बच्चे के सिलेबस में रिसर्च का टॉपिक था, है ना। ऐसा शायद कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके एमए एमएससी में रिसर्च का टॉपिक नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये टॉपिक आपका वीक क्यों हुआ? कुछ ना कुछ आपकी गलती, कुछ हमारे शिक्षकों की गलती, कुछ मैनेजमेंट की गलती, जिसकी वजह से इतने सारे बच्चों का, देखिए 48 बच्चों ने वोट किया है और 48 में 49 हो गए, 17 ने यस पे क्लिक किया और 32 डबल, ऑलमोस्ट सीधा डबल बच्चे जो हैं उन्होंने नो पे क्लिक किया। मतलब कि उनको रिसर्च के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज है ही नहीं। ये तो देखो अभी आपके सामने का एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे सर्वे किए थे यूनिवर्सिटी में, तब जाके फिर मैं ये हो गया कि नहीं अब तो करना पड़ेगा। तभी जाकर के फिर ये डिसाइड किया हमने कि नहीं, कुछ ना कुछ हम अपनी साइड से एक स्टेप इकट्ठा करते हैं कि जो बच्चे जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाई है यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की वजह से, टीचर की वजह से, या उनके पर्सनल इश्यू रह गए हैं उसकी वजह से। ऐसे नेट जेआरएफ की क्लास भी हमने शुरू की थी, उसके लिए भी कोई गाइडेंस नहीं थी, इसीलिए इसी तरीके से हमने पीएचडी भी शुरू की है। तो आप अपने जो अन्य जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक हमारे मैसेज पहुंचा दो। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने एमए डिस्टेंस से किया, एमएससी डिस्टेंस से किया या रेगुलर किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं कर पाए, तो उन तक हमारा ये लिंक पहुंचा दीजिए। इसमें कुछ मैंने फॉर्म में कुछ थोड़ा सा जटिलताएं भरी गई है, क्योंकि इस तरीके की क्लास हम पहली बार मैं ही शुरू कर रहा हूँ इंडिया के अंदर। मैंने तो ऐसे कभी और देखा नहीं है किसी को भी, शायद फर्स्ट टाइम एमडीवाई की पहल है ये पीएचडी की क्लास की, जो ओपन फॉर ऑल है। हर कोई आइए, नेट जेआरएफ की तो फिर भी कुछ कोचिंग क्लासेज हैं, पीएचडी का तो मैंने ऐसा कोई बैच देखा ही नहीं इंडिया में जो ओपन फॉर ऑल हो, कोई भी आओ और पढ़ो पीएचडी को। तो क्योंकि पीएचडी में कुछ सिक्योरिटी भी है, आप लोगों का टॉपिक चोरी ना हो, आप लोग मेहनत करो, कुछ दूसरे बच्चे इसको चुरा ना ले, गलत फायदा ना ले ले, तो उन चीजों को फोकस करते हुए मैंने इस फॉर्म में कुछ सिक्योरिटीज रखी हैं, ठीक है। तो जो है अपना, मैं एक बार फॉर्म को भी प्रेजेंट कर देना चाहूंगा आपके सामने, जिससे आपके जो डाउट्स हैं फॉर्म से रिलेटेड, जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म तो भरा नहीं जा रहा है, वो डाउट्स आपके क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी चाहूंगा, मैंने पहले भी इसके प्रिपरेशन नहीं किया था, अभी मन हुआ कि आप लोगों को दिखा दिए जाए फॉर्म। नहीं, पीएचडी का फॉर्म तो इसमें नहीं, सॉरी। तो हमारी जो क्लासेज हैं हर संडे को होंगी, सप्ताह में एक दिन भी बहुत है मेरे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी ज्यादा होती है, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो ज्यादा जरूरी है इसमें। अगर आपने सप्ताह में एक दिन भी क्लास अटेंड कर ली और उसका आपने होमवर्क पूरा कर लिया, तो समझ जाओ आपका आराम से इजीली आपका सिनोप्सिस बन जाएगा। तो मैं 2 मिनट में इस फॉर्म को समझा देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है
फॉर्म मैंने भेज दिया है, लेकिन उसके बाद देखिए अभी 14 लोगों का ही सबमिशन आया है और 14 में भी आधे लोगों ने गलत फॉर्म भरा है। देखिए आपको मैं लिंक आज दोबारा से अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। जिनका अपडेट ना हो पाए वो हमें पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिए, आपको ग्रुप का लिंक, इसका फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है, फुल नेम है, फादर या हस्बैंड नेम जो भी है आपका, गूगल मीट आईडी। गूगल मीट आईडी का मतलब क्या है, जैसे कि आप ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं किसकी आईडी मैंने यहाँ पे पिन किया है, बताएंगे क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको? जितेंद्र आर्य दिखाई दे रहा है ना? इस तरीके से आप बाकी और भी बच्चों की देखेंगे, रंभा कुमारी, प्रतिमा रानी, कुंडली, बरहम योगा, समिता सिंगल, यानी कि जिस आईडी से आप जुड़ते हो, जुड़ने के बाद भी जिस नाम से वो चीजें शो हो रही हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखानी है। गूगल मीट आईडी का मतलब ये, ओके। व्हाट्सएप नंबर लिखना है, कुछ बच्चे व्हाट्सएप नंबर ही गलत लिख देते हैं, फिर फॉर्म भी ठीक होते हुए भी वो ग्रुप में ऐड नहीं हो पाते। आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है कि इस समय आप कहाँ हो, बेंगलोर में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, हिमाचल में हो, कहाँ पर हो इस समय। और परमानेंट, एक्चुअल आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो आप जानते हो आपका एड्रेस क्या है, किस सिटी में हो, किस स्टेट में हो, ये परमानेंट एड्रेस की बात हो रही है, सिटी, स्टेट, कंट्री। आधार कार्ड का नंबर, ये सिर्फ हम सिक्योरिटी के आधार पे ले रहे हैं, और ये मेरा प्रोमिस है, ये सिर्फ मेरे पास और हिमांशी के पास है ये सारी सिक्योरिटी, और बाकी हमारी अदर फैकल्टी के पास भी इसकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मैंने पिन अलग बनाई है, ये ईमेल आईडी ही अलग है, तो मेरे पास और हिमांशी के पास ही है ये सारी चीजें, डेटा। तो आपकी सारी चीजें सिक्योर हैं, तो मैं और हिमांशी कभी भी रिलीज नहीं करते हैं अपनी आईडीज को, बच्चों के कॉन्टेक्ट्स को, बच्चों के डिटेल्स को। तो आप लोगों को मेरा है ये, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी किसी भी डिटेल को पब्लिकली शेयर किसी को भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे फिर आपको आधार कार्ड जो है इसकी फोटो लगानी है, प्लीज अपलोड सिंगल फोटो बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड की फोटो अपलोड होनी चाहिए। कई बच्चे जो होते हैं उसका एक साइड का, यानी कि उसका जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नेम होती है, कुछ एक का जो एड्रेस पीछे होता है, तो उन दोनों को एडिट करके एक में कर लीजिए। और ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बताइए क्या मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती बच्चे मार खाते हैं इस पॉइंट के ऊपर। 10 MB मैंने जान के 10 MB रखा है, क्योंकि नहीं तो मेरे पास डेटा एक ही फॉर्म में मेरी ईमेल आईडी का कोटा पूरा हो जाएगा। तो ये हम जनरल जब फोटो क्लिक करते हैं तो 100, 200, 250, 300 MB में हमारी फोटो जाती है, तो उसको आपको कंप्रेस करना है। जिसके पास भी लैपटॉप होगी या फोन से भी कंप्रेस हो सकती हैं चीजें, लैपटॉप से इजिली हो जाती है, तो वहां से अपनी फोटो को कंप्रेस कर लीजिए। और उसको अपलोड करने के 3 तरीके हैं, देखो आपको राइट क्लिक में दिखाई दे रहे होंगे, डॉक्यूमेंट में आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन साइज 10 MB होना चाहिए, ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट हो सकती है, PDF की फॉर्मेट हो सकती है, इमेज स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट भी चलेगा, बस वो क्लियर होना चाहिए और साइज 10 MB से छोटा होना चाहिए, उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट आईडी, आपने, क्योंकि हमें लगा के चल रहे हैं कि जो PhD की क्लास लेने आ रहा है वो MA में या तो इनरोल है या MA MSc कर चुका है, ठीक है, तो उसका MA MSc में इनरोलमेंट नंबर भी होगा, है ना, या उसको स्टूडेंट आईडी मिली होगी अपनी यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हो वहां पे आपको आई कार्ड इशू किया जाता है, तो वहां से स्टूडेंट आईडी या फिर इनरोलमेंट नंबर आप किसी को भी यहाँ पे टाइप कर दीजिए, हम ये क्रॉस चेक करेंगे, अगर गलत पाया तो सीधा आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। और कंसेंट फॉर्म हमने लिया है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत है तो आपके खिलाफ हम एक्शन भी ले सकते हैं, ध्यान रखिए, हमें बहकाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए।
हमारे पास 10 लोग आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बहकाने की कोशिश मत करना। इसलिए हम सारा ऑथेंटिक काम कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमारे बाकी सारे बच्चे सिक्योरली बैठ सके कि हमारे सिनोप्सिस, हमारे रिसर्च आइडिया सेफ हैं। और एक और, पीएचडी की हर क्लास को मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा सिक्योरिटी के आधार पे, सिर्फ लाइव क्लास होगी पीएचडी की। कुछ सिलेक्टेड क्लासों को यूट्यूब पे डाली जाएंगी, बाकी सारी क्लासें यूट्यूब पर नहीं होंगी, इसलिए लाइव क्लास में जुड़ना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे मार्कशीट या फिर स्टूडेंट आईडी, अगर आपने ऊपर इनरोलमेंट नंबर लिखा है तो मार्कशीट अपलोड कीजिए। अगर आपने ऊपर स्टूडेंट आईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, वही सिर्फ 10 MB, सेम चीजें हर जगह पे 10 MB यहाँ पे होनी चाहिए। और फॉर्मेट 3 होंगे, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट और इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए, उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। कंसेंट फॉर्म मुझे ढूंढना पड़ेगा, किसी के पास हो एक बार प्लीज मुझे अपडेट कर देंगे तुरंत। मैं भी निकाल लेता हूँ वैसे एक बार। कंसेंट फॉर्म को मैंने ग्रुप में भेजा अलग से, मैंने स्पेशली डिजाइन किया था कंसेंट फॉर्म का। ये रहा, मिल गया। इसको आप फिल करेंगे, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा कंसेंट फॉर्म को। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाया गया है, 2 पेज हैं। आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो तो इंग्लिश का कॉर्नर भरिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हिंदी वाला फॉर्मेट आप यहाँ पे भर दीजिए, दोनों में से कोई एक भरना है, ठीक है, दोनों पेज भरनी जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों के डाउट इसमें आते हैं, जी हम ऑफलाइन, हम तो प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। कोई बात नहीं भैया, आप डायरेक्ट ऑनलाइन से भी भर सकते हो। अगर यूजीसी वाले ऑनलाइन आपके फॉर्म ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते, हम भी लेंगे, लेकिन चीजें सही होनी चाहिए तब ली जाएगी। यहाँ पे आपकी फोटो होनी चाहिए, यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आधार नंबर, यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी एड्रेस, और ये चीजें आपकी कंसेंट हम भरवा रहे हैं। मैं दोबारा से आप लोगों के सामने पढ़ देना चाहता हूँ क्या कंसेंट है ये। आई एम गोइंग टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास फॉर पीएचडी इन महर्षि दयानंद योगा अकेडमी। आप हमारी क्लास MDYM में पीएचडी की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आना चाह रहे हो। आई एज्योर ऑन माई पार्ट दैट आई विल फॉलो ऑल रूल्स ऑफ MDYA, यानी कि MDYA के सभी रूल्स को आप फॉलो करेंगे। नेवर यूज सिनोप्सिस और थीसिस ऑफ अदर स्टूडेंट विदाउट हिज परमिशन, ये वाला सबसे मेन है जिसकी वजह से हम कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट की बिना परमिशन के आप उसकी सिनोप्सिस, उसका थीसिस, उसका आइडिया आप यूज नहीं करोगे। आइडिया तो थोड़ा बहुत मैच कर जाता है, वो हम उसके लिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट सिनोप्सिस और एग्जैक्ट थीसिस अलाउड नहीं की जाएगी। अगर बाय चांस हमें कहीं से मैसेज मिला, आपने जितेंद्र जी की सिनोप्सिस को यूज कर लिया, पुष्पा जी की सिनोप्सिस को यूज कर लिया, ये बात मैं श्योर हूं, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो भी गया तो वहां से भी हम रिजेक्ट करवा देंगे। तो इन चीजों में हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पहले मैं कह रहा हूं, अगर मुझे मैसेज मिल गया कि आपने पीछे से किसी बच्चे की सिनोप्सिस को यूज किया बिना उसकी परमिशन के और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया और बाद में हमें पता चल गया आपने उस बच्चे की चोरी से किया था, तो मेरी इतनी अप्रोच तो है कि मैं आपका वहां से पीएचडी का एडमिशन कैंसिल करवा सकता हूं। इसीलिए वो नौबत ना आए, इसीलिए आप लोग इस चीज को पहले ही ध्यान रखना कि बिना परमिशन के किसी की सिनोप्सिस, किसी की थीसिस आप यूज नहीं करोगे। इफ यू फाउंड मी स्टीलिंग देन यू कैन टेक एनी काइंड, यानी कि यहाँ पे आप खुद कंसेंट करके लिख रहे हो। अगर आप लोगों ने गलती से किसी की थीसिस को चोरी किया, सिनोप्सिस को चोरी किया, तो हम आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। It is understood and agreed that this agreement is made and received in full and complete satisfaction the cause of action, claims and demands mentioned here. यानी कि आप लोग पूरे होशोवास में इस कंसेंट फॉर्म को भर रहे हो। This consent has been read and fully understood by the, इसीलिए मैंने आज ये देखो रिकॉर्ड पे भी कर लिया है। कल को आप हमें क्लेम नहीं करोगे कि आप लोगों को ये चीजें समझाई नहीं गई थी।
एक एक चीजें, एक एक वर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है, डेट अपलोड करनी है यहाँ पे। आप इसको ऑनलाइन भर सकते हो, ऑफलाइन भर सकते हो। यहाँ पे आपको फोटो भरनी है। आप इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में इसको फिल करो, हिंदी में फिल करना चाहो आप इसको हिंदी में फिल करो, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट मैं लास्ट में लेता हूँ, अभी हम एक बार फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे मुझे पता है आप लोग इतनी नौबत नहीं आने दोगे, जैसे पिछले बैच में भी हर चीजें स्मूथली चली थी, आशा रखता हूँ कि इस बैच में भी सब चीजें स्मूथली चलेंगी। तो यहाँ पर भी कंसेंट फॉर्म है, और यहाँ पे कंसेंट फॉर्म की मैं दोबारा से वो डाल देता हूँ। 10 MB होगा इसका साइज, मैक्सिमम साइज जो है इसका। आप इसको कंप्रेस कर लेंगे, ओके। मैक्सिमम साइज इसका 10 MB होना चाहिए कंसेंट फॉर्म का। इस बार हमने थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, पिछले साल के मुकाबले हमारा लगभग 70% डोनेशन बहुत कम आया है। तो उस वजह से हम बहुत सारी फैसिलिटी हम अपने टीचरों को नहीं प्रोवाइड करा पाए, जो हमने पिछली बार कुछ प्रोवाइड कराई थी। तो उन चीजों को फोकस, इसलिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमने छोटा सा चेंज किया है यहाँ पे, इस बार हमने फॉर्म को मैंडेटरी कर दिया है। इसको डोनेशन मैंडेटरी कर दिया गया है इस बार। आप 1 रुपए डोनेशन भी दे सकते हो, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन चाहे आप 1 रुपये दो या आप 1 लाख रुपए दो, कुछ ना कुछ आपको डोनेशन देना है MDYA को। गूगल पे, फोन पे, या फिर ये जो अकाउंट नंबर है उस पे, ये 44 आएगा शायद, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डोनेशन देना है, और यहाँ पे उसकी डोनेशन की रिसिप्ट अटैच करनी है। इसका साइज भी मैक्सिमम 10 MB रहेगा। ठीक है, और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे हम लोगों ने इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों रखी है, जबकि नेट 11 वाले फॉर्म में तो खाली ID लिया और आपका एडमिशन हो गया। लेकिन PhD में ऐसा, PhD वाली क्लास में ऐसा नहीं होगा। कोई भी बच्चा हर किसी को PhD का लिंक शेयर नहीं कर सकता बिना हमारी परमिशन के। कुछ क्लासों में आप शेयर कर लो, स्टार्टिंग की 5-6 क्लास में हर किसी को अलाउड करूंगा। कोई भी आओ, रैंडमली आओ, आके क्लास देखो, आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज्वाइन करो। लेकिन 3-4 क्लास के बाद में फिर पेज, यहाँ के नोट्स, यहाँ के लिंक्स, यहाँ के सब चीजें अलग कर दी जाएगी। और आपको बाहर से जिस बच्चे ने ये फॉर्म नहीं भरा है उस बच्चे के पास में लिंक नहीं जाएंगे और ना वो क्लास में आ सकता है। अब अगर किसी के इस फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज अभी पूछ लीजिए, ताकि आप एक एक करके मुझे कॉल ना करो। जी, किसी के कोई डाउट है इससे रिलेटेड? Anyone have any doubt हेलो सर। regarding PhD form? Yes. सर मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया था। जो मेरा आधार कार्ड है वो वन साइड से फोटो क्लिक करके कर दिया मैंने अपडेट, और अब जैसे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ ना, फॉर्म ओपन नहीं हुआ, यू आर रिस्पॉन्डेड आ रहा है। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, क्या होगा ठीक है, सोल्यूशन? मैं सेटिंग एडिट कर देता हूँ, उसको एडिट कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, और हिमांशी मैडम इस चीज की पे काम कर रही है। हिमांशी मैडम हर चीज को बहुत ही बारीकली देख रही है। आपकी हर छोटी छोटी चीज को, आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया होगा, है ना? यस सर, नहीं किया गया। हाँ, देखिए आप छोटी सी मिस्टेक करेंगे, हिमांशी मैडम उसको पकड़ लेगी और आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये मन से निकाल देना कि आप इग्नोर कर दोगे और हमारे टीचर नोटिस नहीं करेंगे। हमारी जितनी भी फैकल्टी है वो हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करेगी। जैसे आपको आधार कार्ड का बैक साइड आपका नहीं था, इसी वजह से आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। तो बाकी सभी लोग भी ध्यान रखिए, फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। चाहे 2 दिन ले लो फॉर्म भरने में, लेकिन अच्छे से फिल होना चाहिए। उससे क्या होता है, आप हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, दोनों का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप पहली बार में ही पूरा फॉर्म भरिए, अच्छे से फॉर्म भरिए। आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो कैफे में जाके भरवा लीजिए, ओके। और कोई किसी के डाउट? सर
जी मंजुला जी। सर सर अभी मतलब हमने जून में हमारी एग्जाम हुई थी एमए की, पर अभी हमको रिजल्ट नहीं मिला है, पूरा मार्कशीट नहीं आई हमारी। अरे पुरानी तो होगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, किसी की तो होगी। फर्स्ट की है, मैं फर्स्ट तो वही सेकंड करा की दूं। है। हमें तो एक प्रूफ ठीक चाहिए। है हमें क्या मतलब है आपकी? हमें तो प्रूफ चाहिए कि हाँ आप उस यूनिवर्सिटी में हो, आपका इनरोलमेंट नंबर उसके ऊपर लिखा होगा, हमें तो वो चाहिए। ठीक है सर, ओके सर। कोई भी सेमेस्टर की मार्कशीट तो चलेगी। हमारा सिर्फ ये आईडी लेने का पर्पज ये चेक करना है कि आप ऑथेंटिक पर्सन हो, कोई फेक नहीं हो। सिर्फ ये मकसद है। वो किसी भी सेमेस्टर की चढ़ाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और कोई डाउट किसी का? हेलो हेलो। जी जी नितिन सर। अच्छा, मैंने एमए किया है और मुझे नेट जेआरएफ नहीं देनी, पीएचडी करनी है क्योंकि मेरी एज हो चुकी है। तो मैंने एस व्यासा और कैवल्य धाम को अप्रोच किया था, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो कहाँ से और कहाँ मैं अप्रोच कर सकता हूँ, आप बता सकते हैं? या कोई लिस्ट कहीं पे हो सकती है जहाँ मैं बिना जेआरएफ पीएचडी कर सकता हूँ? आप ये कह रहे हो कि एसवीएस में आपको एडमिशन नहीं दिया, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, एस व्यासा बोल रहा है जेआरएफ करके आओ। किसने बोला है? इस बार का रिजल्ट बताता हूँ। 12 बच्चे आए हैं, 12 बच्चों में 1 2 3 4 बच्चों का जेआरएफ है, चारों हमारे स्टूडेंट हैं। और बाकी के 8 बच्चे विदाउट जेआरएफ, नेट जेआरएफ के। इस बार के रिजल्ट की बता रहा हूँ मैं, जो एसवीएस के। आप कैसे कह रहे हो कि बिना नेट जेआरएफ वालों का एसवीएस में एडमिशन नहीं हुआ? मुझे नहीं मिला बोल रहा हूँ मैं। वो कर सकते होंगे। मुझे उन्होंने रिप्लाई दिया ईमेल में, मैंने थोड़ा लेट अप्लाई किया शायद। आपने गलत पर्सन से कांटेक्ट किया है। हो सकता है। वैसे ऐसा का फैकल्टी नहीं मिलेगा, कोई स्टूडेंट होगा जिसने आपको गोल गोल घुमा दिया। नहीं, वो तो रिसर्च के विजय, मिस्टर विजय बोल के जो है ना, विजयन। नहीं, विजय जी नहीं है। वहां पे डॉक्टर वेंकटेश सर हैं, जिसके पास कॉल जाती है पीएचडी की। ओके। वेंकटेश सर और सौभाग्य लक्ष्मी मैडम, इन दो ही लोग हैंडल करते हैं पीएचडी डिपार्टमेंट को मेनली। ओके, बाकी गलत कॉल गए अप्रोच आप। करता हूँ मैं, फिर से अप्रोच करता हूँ उनको फिर। मैंने बोल दिया, जरूरत है क्या अप्रोच करने की? मैं वहीं का तो हूँ। मैं भी तो फैकल्टी हूँ ऐसा में। हाँ हाँ। मैं बोल तो रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, होते एडमिशन। वहाँ पे बीएससी वालों को पढ़ाता हूँ मैं। मुझे नहीं मिला बोल रहा था मैं खाली। तो कुछ और गलती क्योंकि रही मैंने होगी आपकी। क्योंकि मैंने एक्चुअली जो थोड़ा सब्जेक्ट है मेरा पीएचडी का, अपना रिसर्च का, एमए का, वो है स्किज़ोफ्रेनिया एंड योगा। और उसमें काफी कम रिसर्चेस हुए हैं। और इस वैसा में काफी हुए, 2-3 हो चुके हैं इसके पहले। मिस्टर गंगाधरन और ये मैं उनको ईमेल से जानता हूँ, पर्सनली नहीं किसी को जानता हूँ मैं। इसलिए बोला कि वहां नहीं होता है तो फिर और कहीं हो आप सकता है। मिसगाइड हुए हैं, ऐसा नहीं है। मिसगाइड हुए हैं आप वहाँ पे, ठीक है? गलत पर्सन से कांटेक्ट हो गया आपका। होता है एडमिशन, ठीक है? तो विजय लक्ष्मी और को वहां कांटेक्ट। नहीं। अरे बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है बिना नेट जेआरएफ के। आप तो ऐसे ऐसे की बात कर रहे हो। ये तो यूजीसी का रूल बना हुआ है। 40% बच्चे, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 10 सीट निकली हैं, तो 10 में से 4 सीट बिना नेट वालों की होगी। ये तो यूजीसी ने रूल बना के दिया है। अच्छा, ओके। वो ले ही नहीं सकते सारे के सारे नेट जेआरएफ वाले बच्चे। तो 10 में से 6 बच्चे नेट जेआरएफ वाले होंगे और 4 बच्चे विदाउट नेट जेआरएफ के होंगे। रूल है ये यूजीसी का, क्योंकि यूजीसी को पता है हर बच्चे बहुत होनहार बच्चे हैं, और हर होनहार बच्चा नेट जेआरएफ नहीं निकाल पाता। उस चीज को फोकस करते हुए उन्होंने ये रूल बनाया है कि बिना कोटा रख दिया। 4 बच्चों का जो 40% का कोटा, बिना नेट जेआरएफ वालों का एडमिशन है पीएचडी में। ओके ओके ओके। हर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे डीम्ड हो, जहां जो यूजीसी ऑथराइज है, वहां पे ये रूल लगेगा, ठीक है? और कुछ? नहीं, ठीक है, मैं फिर से अप्रोच करता हूँ उनको, या तो मगर और कोई सर यूनिवर्सिटी में देख रहा था। ठीक है। अरे भैया मैंने बोल दिया, अप्रोच की जरूरत क्या, कर लीजिए आपको लगता है तो। हाँ जी, और बताइए।
सर कौन, मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ, कौन से फॉर्म के बारे में बता रहा था, पता नहीं। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। और कुछ? ठीक है जी, मुझे लगता है कि हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो आप सभी लोग अपना रिसर्च टॉपिक क्या है उसको आप अपना क्लियर कर लेंगे कि किस चीज के ऊपर आपको काम करना है, और फिर अगले संडे को क्लास होगी। आप तब तक फॉर्म भर दीजिए, मैं फॉर्म अपडेट कर दूंगा, और संडे से हम फिर सीरियसली क्लास शुरू करेंगे, और आशा रखता हूँ कि तब तक सारे बच्चे फॉर्म भर देंगे। जी रितु मैडम। सर मुझे जानना था कौन सी एज का भर सकते हैं, मतलब कोई कोई भी, एज लिमिट है? कोई भी हो, आप 80 क्रॉस करके तब भी आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। ठीक है जी, तो हम शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ कौन कराएगा? हमारे सोहन सर को कुछ गाइडलाइन देनी है। सोहन सर अपनी बुक की लिस्ट से रिलेटेड, अभी बच्चे हैं क्लास में, या हम बाद में करें उसको?